जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूं क्लास 10th के लिए आपका सोशल साइंस का आपका जो इकोनॉमिक्स बुक्स है यानी कि अर्थशास्त्र, उसका मैं पहला चैप्टर लेकर आ गया हूं। इस वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट ऑब्जेक्टिव या फिर सब्जेक्टिव, लघु या दीर्घ, सभी क्वेश्चन का आंसर इसमें कंप्लीट मिलने वाले हैं। इस नोट्स को आप अच्छी तरह से एक बार देख लेते हैं तो इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं फंसने वाला है। एक बार वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और इसका नोट्स तैयार कीजिए और अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए, फिर देखिएगा कि सर ने क्या बोला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चैप्टर का नाम बता देते हैं आपको। चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था और इसके विकास का इतिहास। ठीक है, पहला चैप्टर है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका महत्वपूर्ण बिंदु जान लेते हैं। तो पहला महत्वपूर्ण बिंदु है, भारत जो है 15 अगस्त 1947 ईस्वी को क्या हुआ, आजाद हुआ। ओके। दूसरा बिंदु है, भारत 200 वर्षों तक अंग्रेजों के शासन का गुलाम रहा। कितने सौ वर्षों तक? तो 200 वर्षों तक भारत अंग्रेजों के शासन के अधीन क्या था, गुलाम रहा। ओके। आगे देखिए, भारत को सोने के चिड़िया का देश कहा जाता है। अगला है, भारत को सोने के चिड़िया का देश कहा जाता है। पहले हम लोगों का भारत जो था सोने का चिड़िया कहलाता था, है ना। अंग्रेजों ने लेकिन लूट लिया, खंडहर बनाकर चला गया, है कि नहीं। आगे देखते हैं। अगला है, अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो का नीति को अपनाया था। आगे देखिए, हमारी सभी क्रियाएं जिनसे आय प्राप्त होती है आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। अगला देखिए, ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था आजीविका का अर्जन का एक प्रणाली है। अगला देखिए, समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग अर्थव्यवस्था कहलाती है। आगे देखिए, अर्थव्यवस्था के कुल 3 क्षेत्र बताए गए हैं। कौन कौन से क्षेत्र हैं? पहला है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा है तृतीयक क्षेत्र। ओके। आगे देखते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, पशुपालन, मछली पालन आदि आते हैं। उद्योग क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। आगे देखिए, भारत देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्वेश्चन आता है कि किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो अपने ही देश भारत में। ओके। आगे देखते हैं, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। आगे देखते हैं, चीन, क्यूबा आदि देशों में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। आगे देखिए, योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग का गठन हुआ था। आगे देखते हैं, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अगला देखिए, प्रथम योजना आयोग के प्रथम पदेन अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आगे देखिए, योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। नीति आयोग का स्थापना 2014 में हुई थी। भारत में आर्थिक विकास का श्रेय नियोजन को दिया जाता है। योजना आयोग के 8 अध्यक्ष होते हैं। भारत का प्रथम पंचवर्षीय का कार्यकाल 1951 से 1956 था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ था। राष्ट्रीय विकास पदेन अध्यक्ष सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। वस्तु से वस्तु का लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। मुद्रा से वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय मौद्रिक प्रणाली कहलाती है। प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटा देश की कुल जनसंख्या, ये फॉर्मूला बताया गया है। मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट अप्रैल 2002 को जारी किया गया था। भारत के बीमारू राज्य बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, असम हो गया, राजस्थान हो गया और उत्तर प्रदेश होता है। ठीक है। तो बीमारू के फुल फॉर्म बी से BI से बिहार हो गया, M से मध्य प्रदेश हो गया और ए से आपका क्या हो गया, असम हो गया
और आर से हो गया आपका राजस्थान और यू से हो गया उत्तर प्रदेश। ओके, इस तरह से ये सब बीमारू राज्य हैं। आगे देखते हैं, संपूर्ण क्रांति का नारा लोकनायक जयप्रकाश नारायण को ने दिया था। ठीक है ना, संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। 2001 में बिहार की जनसंख्या 9.1 करोड़ या 8 करोड़ से अधिक था। 2001 में बिहार की जनसंख्या 8.19 करोड़ या 8 करोड़ से भी ज्यादा था। आगे देखते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत के विकास का संभव नहीं है। अगर बिहार के विकास नहीं होगा तो भारत का विकास उतना नहीं हो सकता है। झारखंड और बिहार का विभाजन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुई थी। आगे देखते हैं, अर्थशास्त्री कुंजनेंट ने कहा था कि गरीबी कैंसर की तरह होती है। गरीबी कैसा होती है? कैंसर की तरह होती है। ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी ऊर्जा से कम लेने वाले व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे होते हैं। शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी ऊर्जा से कम लेने वाले व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे होते हैं। नरेगा या मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूर को साल में कम से कम 100 दिन का रोजगार देने की व्यवस्था है। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है उसे विकसित देश कहा जाता है। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु हमने आपको कंप्लीट बताया, जहां से ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट बनाए जाते हैं। तो इसको पहले आप नोट्स बनाइए और इसको याद करिए। अब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, ठीक है, जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए अब ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो 15 मार्च 1950। भारत की अर्थव्यवस्था है तो मिश्रित है। किस क्षेत्र के तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? तो सेवा क्षेत्र को। अर्थव्यवस्था के मुख्य प्रकार कितने हैं भाई? कितने क्षेत्र हैं? तो 3 क्षेत्र हैं। किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो अपने ही देश भारत। आर्थिक विकास के माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक क्या है? प्रति व्यक्ति आय। निम्न में से पिछड़ा राज्य वाले किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो बिहार को। किस क्षेत्र के वो प्रति व्यक्ति किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है तो यातायात और संरचना। पशुपालन और मछली पालन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? किस क्षेत्र का अंग है? तो प्राथमिक क्षेत्र के अंग है। निम्नलिखित में कौन से सामाजिक संरचना का अंग है? शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, ये सभी आपका सामाजिक संरचना के अंग है। निम्न में से कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? तो भूमिगत जल। निम्न में से प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है तो कृषि क्षेत्र को। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो उद्योग क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। भारत में सेवा क्षेत्र को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2। 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितना? 25,494। आगे देखिए, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना अवधि कितना है जी? तो 1951 से 1956। आगे है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो 6 अगस्त 1952 को। आगे देखिए, मानव विकास सूचकांक कितने सूचक होते हैं? तो 3। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने दिया था। आगे देखते हैं, नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों का रोजगार देने की व्यवस्था है? तो 100 दिनों का। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है तो आजीविका पार्जन। आजीविका का पार्जन करना ही क्या होता है? आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। आगे देखते हैं, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है तो लोक कल्याण पर। भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो आपका श्रीलंका की। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है उसे कहते हैं विकसित देश कहते हैं। अब यहां से हम लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हम लघु उत्तरीय क्वेश्चन लिए हैं, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन का एक प्रणाली है। आजीविका अर्जन का एक प्रणाली है। आजीविका अर्जन की प्रणाली है। आगे देखिए, अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का योग है। आर्थिक क्रियाएं एक निश्चित ढांचा एवं तंत्र के समूह के अंतर्गत संपादित होती है। इस व्यवस्था को आर्थिक व्यवस्था कहते हैं।
आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं? तो वे सभी क्रियाएं जिनसे आय प्राप्त होती है हम उसे आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आर्थिक नियोजन किसे कहते हैं? तो आर्थिक नियोजन का अर्थ है राष्ट्र के प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधन का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं का प्रयोग करना। अगला क्वेश्चन है वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? तो वह प्रणाली जिससे वस्तु से वस्तु का लेन देन किया जाता है उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। अगला है मौद्रिक प्रणाली क्या है? तो वह प्रणाली जिसमें मुद्रा से वस्तुओं का एवं सेवाओं का विनिमय किया जाता है उसे मौद्रिक प्रणाली कहा जाता है। आगे देखते हैं एटीएम कार्ड से आप क्या समझते हैं? तो एटीएम कार्ड एक प्लास्टिक का बना कार्ड होता है जो किसी भी बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को दिया जाता है। ग्राहक अपने 4 अंक के गुप्त पिन नंबर के द्वारा खाते से किसी भी समय एटीएम मशीन से पैसा प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं? तो एक वर्ष में किसी भी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को राष्ट्रीय आय कहते हैं। सतत विकास क्या है? तो वह विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ बना रहे उसे सतत विकास कहते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रति व्यक्ति आय क्या है? चाहे प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं? तो राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। और प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटा देश की कुल जनसंख्या। आगे देखते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधन का स्वामित्व का सरकार तथा निजी व्यक्तियों के पास होता है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। आगे देखते हैं डेबिट कार्ड क्या है? तो डेबिट कार्ड बैंक के द्वारा दिया गया एक प्लास्टिक का कार्ड होता है जिसके द्वारा ग्राहक बैंक से आसानी से जमा राशि को निकाल सकता है। अगला है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड बैंक के द्वारा दिया गया एक प्लास्टिक का कार्ड होता है जिससे ग्राहक इस कार्ड से ऋण के रूप में एक सीमा तक पैसा अथवा वस्तु प्राप्त कर सकता है। मानव विकास रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर है मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है जिसमें विभिन्न देशों की तुलना में लोगों के शैक्षणिक स्तर, स्वास्थ्य की स्थिति, प्रति व्यक्ति आय है। अगला क्वेश्चन है नरेगा चाहे मनरेगा क्या से आप क्या समझते हैं? तो नरेगा या मनरेगा रोजगार देने की एक राष्ट्रीय योजना है, ठीक है, और इसके अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम 100 दिनों का रोजगार देने की व्यवस्था है। अगला है आधारिक संरचना क्या है? तो आंसर है आधारिक संरचना वे सभी तत्व जैसे बिजली हो गया, परिवहन, संचार, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल आदि देश के आर्थिक विकास के आधार है। इसे ही देश के आधारिक संरचना कहते हैं। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे हम, ठीक है, एक ही वीडियो में टोटल चीज आपको मिलने वाला है, कहीं जाने की भटकने की कोई जरूरत नहीं। अगला तो पहला क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय कि अर्थव्यवस्था के संरचना से आप क्या समझते हैं? इन्हें कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका आंसर है कि अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों से विभाजन से है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाएं संपादित होता है जैसे कृषि हो गया, उद्योग हो गया, व्यापार हो गया, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार आदि। ये सभी इन क्रियाओं के मोटे तौर पर 3 भागों में बांट दिए गए, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। तो चलिए हम प्राथमिक क्षेत्र के बारे में जानते हैं। प्राथमिक क्षेत्रों को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है, इसके अंतर्गत पशुपालन, मछली पालन आदि आते हैं। द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है, इसके अंतर्गत खनिज हो गया, व्यवसाय, जीवन उपयोगी सेवाएं, गैस, बिजली ये सभी आते हैं। और तृतीय क्षेत्र क्या है? तो तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, इसके अंतर्गत बैंक, बीमा, परिवहन, संचार, व्यवसाय, व्यापार ये सभी आते हैं आदि आते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का क्या कारण है? बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए कुछ मुख्य उपाय बताएं। तो इसका आंसर है कि बिहार के पिछड़ेपन के कारण निम्नलिखित हैं। पहला तो है तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, दूसरा है आधारिक संरचना का अभाव, तीसरा है कृषि पर निर्भरता, और चौथा है आपका बाढ़ और सुखाड़ से क्षति, और पांचवा है गरीबी, और छठा है औद्योगिक पिछड़ेपन।
अब इसका उपाय भी बताना था ना, तो बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय निम्नलिखित है। पहला, जनसंख्या पर नियंत्रण कर लेना, कृषि में तेजी से विकास करना, बाढ़ पर नियंत्रण करना, आधारिक संरचना का विकास करना, उद्योग का विकास करना, गरीबी को दूर करना, ये सभी इसके उपाय हैं। अब ये दूसरा जो चैप्टर है ये हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि मैं जल्द से जल्द ये दूसरा वीडियो आपके लिए लेकर आऊं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।